नमस्कार साथियों, मैं हेमंत यादव द हिकेटियस एकेडमी बहरोड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं यहां उपस्थित हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी को लेकर, जो आजकल चर्चा में भी है और आप सभी जानते हैं इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में आई थी, यानी कि 34 ईयर्स अगो पहले की बात करें तो 34 वर्षों में एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक बार 1992 में भी आई थी, जिसमें कुछ थोड़े बहुत सुधार किए गए थे, लेकिन अगर हम बात करें सुधारों की तो 2020 की जो पॉलिसी वो एकदम डिफरेंट है 1986 की पॉलिसी से अगर कंपैरिजन करते हैं तो मैं बता दूं, इसमें सबसे अच्छी बात ये है, कुछ पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे। तो पहला पॉइंट अपना जो स्टार्ट होता है वो ये होता है नो लैंग्वेज बैरियर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, शानदार पॉइंट उन्होंने बताया कि नो लैंग्वेज बैरियर। इसका मतलब ये है कि स्टडी इन रीजनल लैंग्वेजेस टिल स्टैंडर्ड फिफ्थ तक बच्चा अपनी रीजनल भाषा में, यानी कि उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई कर सकता है। एक जगह साथियों मैंने पढ़ा था कि ट्राइबल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हायर एजुकेशन तक 100 में से केवल उनका 20 का ही रेशियो है, यानी कि 20% स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सुधार किया है कि नो लैंग्वेज बैरियर कोई भी नहीं है, लैंग्वेज के बैरियर हटा दिए गए हैं। जिस भाषा में बच्चे चाहेंगे 5th स्टैंडर्ड तक वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब होता है यहाँ पर प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन, यानी कि ब्रॉडर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो चुकी है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है बच्चों की सीमित नहीं रही है, ब्रॉडर हो गई। कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से साइंस में जाना चाहता था, कोई साइंस से आर्ट्स में जाना चाहता था, काफी बैरियर्स लगे हुए थे जो कि अब हटा दिए गए हैं। इससे क्या होगा, दिस विल इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग्स, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग्स को, उनके क्रिएटिव आइडियाज को, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग्स को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनके डिजाइन सेंस को, इन सभी को इंप्रूव करेगी। ये जो पॉइंट है, इस टाइप की जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, ये स्पेशलाइजेशन एजुकेशन उन बच्चों के काफी सारे क्रिएटिव पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की यदि चर्चा करें तो वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की यदि बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा काफी बार कि कुछ बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से कॉलेज में 1 साल जाते हैं, 2 साल जाते हैं और कॉलेज किसी कारणवश घर में समस्याओं के चलते उनको छोड़ देना पड़ता है और वहां पर उनका कॉलेज काउंट नहीं होता है, किसने कॉलेज किया भी है या नहीं। तो लास्ट जो डिग्री उसने प्रॉपर की थी सिर्फ वही काउंट होती है। लेकिन यहां पर अब अगर वो बच्चा 2 साल कॉलेज कर लिया और उसको कंटिन्यू करना चाहता है 4-5 साल बाद, तो अभी तो पॉलिसी ये है कि उसको शुरुआत से करना पड़ेगा, लेकिन न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अंतर्गत वो बच्चा जहां से उसने छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट कर सकता है उसको, यानी कि कैन लिव एंड कंटिन्यू स्टडी एट मल्टीपल पॉइंट्स, जहां पर भी वो चाहे उसको छोड़ सकता है और फिर पुनः उसको स्टार्ट कर सकता है। यानी कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट काम करेगा, जो कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स का ब्यौरा रखेगा कि भाई इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कितनी परसेंटेज थी, कब एडमिशन लिया था, कब इसने छोड़ा है। ये सारी चीजें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रिकॉर्ड्स रहेंगे हमारे। उसके बाद आज जो हम करते हैं कि भाई अगर हम कंटिन्यू एजुकेशन जैसे 2 साल कर लिया और फिर हमने छोड़ दिया तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन अभी क्या होगा, 1 साल यदि किसी बच्चे ने अच्छे से एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया या फिर कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया, तो 1 साल यदि वो करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल यदि वो करता है डिप्लोमा दिया जाएगा, कंप्लीट यदि वो करते हैं तो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी पॉलिसी है। उसके बाद सिंगल रेगुलेटरी की अगर बात करें तो ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सिंगल रेगुलेटरी जो है या सिंगल रेगुलेटर की मैं बात करूं तो यहां पे इससे ये फायदा है कि अभी तक काफी कॉलेज वाले लोग जो हैं हमसे मिलते रहते हैं, शिक्षाविद लोग, वो बताते हैं कि यार आज यूजीसी का ये परमिशन नहीं मिली, आज एनसीटी की परमिशन नहीं मिली, आज ये नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, तो उसमें काफी समस्याएं आती रहती थी। अभी क्या है, अभी एक ही बॉडी इसको गवर्न करेगी और वो बॉडी सिंगल रेगुलेटरी के नाम से जानी जाती है, जो कौन सी, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ
इंडिया। देखिए इसमें क्या होगा कि ऑल कॉलेजेस अंडर वन बॉडी, सारे कॉलेज एक ही बॉडी के अंडर आएंगे, छोड़कर किसको? लीगल और मेडिकल कॉलेज को। सिर्फ लीगल और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी सभी कॉलेज जो हैं एक ही बॉडी के अंदर आएंगे, और वो बॉडी का नाम क्या है? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं ये कितना वेल एग्जीक्यूटेड होती है या फिर कितना अच्छा कारगर साबित होती है। हम तो यही उम्मीद करेंगे, काफी अच्छी महत्वपूर्ण पहल की गई है सिंगल रेगुलेटरी के थ्रू और काफी अच्छे कारगर साबित होगी है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वोकेशनल एजुकेशन। इस पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि फोकस ऑन स्टूडेंट्स स्किल, बच्चे की स्किल पर उस पर ध्यान देना कि फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑप्शन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक तो मैंने बताया कि रीजनल लैंग्वेज में वो पढ़ेगा, उसके बाद 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा अपना वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसमें अपने उस इंटरेस्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा और उसकी प्रॉपर उसको एजुकेशन भी दी जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा? एक तो कैरिकुलम भी घटाया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू कैरिकुलम को घटाया जाएगा, बैकलेस पीरियड्स भी होंगे। उसके बाद अगर बात करें अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ेगा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा, वो अपने स्किल्स को, टैलेंट को बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो किसी दबाव से नहीं है, वो किसी के कहने से नहीं है, वो बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट से निकल कर बाहर आती है। तो वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, इसमें कैरिकुलम को घटा दिया जाएगा, कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जाएगा कि बच्चे के अंदर स्किल्स क्या हैं उनको बाहर निकालना और उन स्किल्स पे काम करना प्रॉपर उन प्रोफेशनल्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वोकेशनल वर्कर्स जो होते हैं उनकी भी समय समय पर स्कूल में विजिट कराई जाएगी, जैसे कारपेंटर हो गए, गार्डनर हो गया, उसके बाद आर्टिस्ट लोगों की बात करें, आर्टिस्ट लोग हो गए, इन सभी लोगों की स्कूल में विजिट कराई जाएगी और इससे बच्चा अपनी वोकेशनल एजुकेशन और अपने स्किल्स को, सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को काफी अच्छा इंप्रूव कर पाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी कि मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स, मेकओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। अब देखिए रिपोर्ट कार्ड्स की यदि मैं बात करता हूं तो अपने ही समाज की यदि बात करें तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि भाई 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो भाई वो वर्मा जी के लौंडे ने इतने मार्क्स गेन किए, तूने नहीं किए, तूने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, बच्चे को कोसा जाता है। ठीक है, किसी भी XYZ पड़ोसी के बच्चे ने इतने मार्क्स ले लिए, तूने क्यों नहीं लिए? बच्चे को एक तरह से कोसा जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो आजकल जो अकाउंट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज हैं वो कम होती जा रही हैं, इस वजह से इन चीजों का भी अकाउंट रखा जाएगा कि इस बच्चे के अंदर स्किल्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं। इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें मार्क्स कम आए, कोई इश्यू नहीं है, इसके स्किल्स और कैपेबिलिटीज को देखा जाए, यानी कि उन पे वर्कआउट किया जाएगा, उनका अकाउंट भी रहेगा, रिकॉर्ड्स भी रखा जाएगा कि बच्चा अच्छा डांसर है, सिंगर है, ये बच्चा बहुत अच्छी पोइट्री भी करता है, ये बच्चा काफी अच्छे स्केच बनाता है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ड्रामेबाजी काफी अच्छी करता है, जोक अच्छे करता है। तो जिस भी फील्ड में बच्चा जाना चाहेगा उसको, उसके लिए वो एंकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे प्रोफेशनल लोग। लोअर एम्फेसिस ऑन मार्क्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें रिवैम्प्ड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो यहां पे फोकस ऑन स्किल्स पे फोकस दिया जाएगा। यहां पे आजकल बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करें, ओहो फिजिक्स का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, भाई कितना रट लिया कि नहीं, रट्टाफिकेशन वाली जो स्टडी है उस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, कि अब जो रट्टाफिकेशन वाली स्टडी है उस पे थोड़ा सा बैरियर लगेगा और थोड़ा नहीं, समय के चलते काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी आएगा। तो रिवैम्प बोर्ड एग्जामिनेशन वाला जो पॉइंट है उसमें फोकस ऑन स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि संभावना है कि काफी टाइप से एग्जामिनेशन कराए जाएं, बच्चे की स्किल्स के आधार पर ऑब्जेक्टिव कराए जाएं या सब्जेक्टिव कराए जाएं या उसका सेमेस्टर सिस्टम हो, इन सब चीजों पे कार्य किए जाएंगे। उसके बाद जो मेन उद्देश्य है, मोदी जी जो भी पॉलिसी लेके आते हैं, डिजिटलाइजेशन ना लेके आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, कि यहां पर क्या होगा डिजिटलाइजेशन में, कि प्रोफेशनल टीचर है
मान लीजिए आज की चर्चा करें कोविड-19 की, तो अगर डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो हमारे संकेत आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, और संदेश हमारे यदि आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो आप उस पर कार्य कैसे करेंगे, आपको न्यूज कैसे मिलेगी। आप काफी जो ये डिजिटलाइजेशन वाली प्रोसेस चल रही है, इसमें घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटली हम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बच्चों को, शहरी क्षेत्रों में रह रहे बच्चों को, या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, उन सभी को एक साथ जोड़कर उनके लिए प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। यानी कि डिजिटली एजुकेशन जो है वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो इंस्टीट्यूशन संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते उनके लिए भी कारगर साबित होगी। रीजनल लैंग्वेज में भी इसको किया जाएगा। उसके बाद टेक डिजिटल एजुकेशन टू रूरल एरियाज, ग्रामीण एरियाज तक, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां तक इस एजुकेशन को पहुंचाया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, डिजिटलाइजेशन जो होगा उसको रीजनल लैंग्वेज में, जो टीचर है, प्रोफेशनल टीचर है, उसकी क्लासेस रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। एडल्ट लर्निंग पे काम किया जाएगा, एप्लीकेशंस बनेंगी, ई कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो काफी अच्छी पहल है डिजिटलाइजेशन भी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है लोक विद्या। यानी कि लोक विद्या की अगर मैं बात करूं तो भारत से आप देख रहे हैं अपनी संस्कृति धीरे धीरे गायब होती जा रही है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह। तो अगर बात करें लोक विद्या की, तो यहां पे कंट्री से संबंधित, उसके हेरिटेज से संबंधित, कंट्री की हिस्ट्री क्या रही है उससे संबंधित, उससे जुड़ी जितनी भी एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। बच्चों को फार्मर्स, आर्ट ऑफ फार्मर जो है, यानी कि कल्टीवेशन का, या हम फार्मिंग की बात करें तो हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, कृषि पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। एजुकेशन में भी इसको इन्वॉल्व किया जाएगा कि करते कैसे हैं, जिनका इंटरेस्ट है। इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड इंडियन कल्चर को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसको इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी पॉलिसी है, भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन अगर वो सही है तो हमें उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, उसका प्रशंसा भी करनी चाहिए। और अगर आपको वो पॉलिसी गलत दिखाई देती है तो उसको क्रिटिसाइज करने से भी ना रुके, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी ना रुके। अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की, तो वो है भाई एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है, एजुकेशन को बढ़ावा देना, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी में लिखा है कि बाय 2040 तक ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 2040 तक जिस भी इंस्टीट्यूशन में 3000 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि बच्चा शुरू से लेकर और लास्ट तक अपनी स्टडी वहां पर इजीली कर सकता है। उसको वो स्टडी मुहैया कराई जाएगी जो उसका स्किल है, जो उसका टैलेंट है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एटलीस्ट वन डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल के जो लोग हैं, स्कूल संस्थानों से जुड़े हैं, एजुकेशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको परेशान करता है वो है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर में नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कार्य किया जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। और इस पे जो है रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा, इसको रेगुलरली ऑडिट किया जाएगा, यानी कि फेयर काम होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जो शिक्षा है वो भविष्य है। अगर कोई भी इसको बढ़ावा देता है या एक अच्छे कदम को, सराहनीय कदम होता है, अच्छा कदम उठाते हैं शिक्षा की ओर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, तो उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत करता है शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको क्रिटिसाइज करने से भी मत रुकिए, आप मत चूके, आप उसके कहिए, क्योंकि एजुकेशन इज फ्यूचर। शिक्षा जो है वो भविष्य है, और उस भविष्य का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आज से जब हम उनको तैयार करेंगे तो फ्यूचर वही बन के निकलेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।